नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पेपर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार अलग अलग प्रयोग किए और अनुसंधान कार्यों के दौरान उन्होंने अपना जो मत है उसके बारे में बताया है। सबसे पहले हम यदि बात करें तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत एक महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक डीएनए के लिए एक रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मर एक प्रक्रिया का अध्ययन किया है। उस अध्ययन के दौरान उन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम से एक प्रयोग दिया है। उस प्रयोग के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उन्होंने इस प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। परंतु अंतिम समय में यह वैज्ञानिक प्रयोग करने के कुछ समय पश्चात ही इनका निधन हो गया था। तो उसके पश्चात फिर इस वैज्ञानिक का जो प्रयोग है, इसके बाद में 3 वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग का दोबारा खुलासा किया है। एवरी, मैकलियड और मैककार्टी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग का खुलासा किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का जो प्रयोग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एस थर्ड और आर सेकंड 2 प्रकार की स्ट्रेन ली। एस थर्ड और आर सेकंड प्रकार की स्ट्रेन ली। एस थर्ड जो स्ट्रेन थी वो प्रभेद जो था वो जो प्रभेद है वो एक रोगकारी था, उग्र था और चिकना था। तो ये जो एस थर्ड जो प्रभेद है ये विभिन्न प्रकार के जीवों में रोग फैलाता है। और वो भी कौन सा रोग फैलाता है? निमोनिया रोग को ये संक्रमित करके और जीवों को नष्ट कर देता है। उसके बाद में एक उन्होंने प्रभेद लिया है आर सेकंड जो प्रभेद था वो उग्र, अनुग्र या अरोगकारी था, अर्थात जिसके प्रभाव से जीवों में कोई भी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एस थर्ड जो प्रभेद है उस एस थर्ड प्रभेद को इंजेक्शन में अंतःक्षेपित करके और प्रथम चूहे के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। तो ये एस थर्ड जो प्रभेद है इंजेक्शन में अंतःक्षेपित करके और चूहे के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। तो ये रोगकारी होने के कारण चूहा मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद में दूसरे प्रयोग में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने आर सेकंड जो प्रभेद था जो अरोगकारी या अनुग्र था उस अरोगकारी प्रभेद को इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया गया और चूहे के अंदर अंतःक्षेपित किया गया। तो चूहा नो इफेक्ट अर्थात चूहे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और चूहा पहले की तरह बिल्कुल सरवाइव कर रहा था। 2 प्रयोगों में हमने 2 बातें पढ़ ली। उसके पश्चात तीसरे प्रयोग के दौरान फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एस थर्ड जो प्रभेद था जिससे प्रथम बार चूहे की मृत्यु हुई थी उसी एस थर्ड प्रभेद को 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया गया। गर्म करने से उसका जो बाहरी जो परत थी वो लगभग नष्ट हो गई। उसके पश्चात उन्होंने आर सेकंड और एस थर्ड दोनों को मिलाकर के इंजेक्शन के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। कहने का मतलब ये है कि एस थर्ड को 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके और आर सेकंड
दोनों को इन्होंने इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट करके और चूहे के अंदर ट्रांसफ़र किया तो इनकी आशा के विपरीत ये चूहा क्या हो गया, डेड, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उन्होंने देखा कि ये जो चूहा है यह चूहा जीवित रहना चाहिए, क्योंकि हमने S3 को उबाला है, 80 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला है, तो ये जीवित रहना चाहिए, बल्कि ये चूहा जीवित नहीं रहा। इसके पश्चात फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि कोई या कुछ न कुछ ऐसा तत्व है या कोई पदार्थ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुआ है, लेकिन वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि वह कौन सा पदार्थ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुआ है। उसके पश्चात कुछ दिनों बाद में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इस बात का खुलासा नहीं कर पाए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है अथवा प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। कुछ दिनों पश्चात इस प्रयोग को लेकर बहुत ही चर्चाएं चली और चर्चाओं के बीच में ही 3 अन्य वैज्ञानिकों के नाम आए। 3 अन्य वैज्ञानिकों के नाम की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एवरी, उसके बाद में मैक्लियड और तीसरा है मैककार्टी। एवरी, मैक्लियड और मैककार्टी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का जो प्रयोग था उस प्रयोग को विस्तार पूर्वक पढ़ा और दोबारा इस प्रयोग के ऊपर अनुसंधान कार्य किया। अनुसंधान कार्य के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ ना कुछ ऐसा तत्व है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है और वह जो तत्व है वह तत्व है डीएनए। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वह जो तत्व है वह कौन सा तत्व है, वह डीएनए है। तो इसके पश्चात देखिए उन्होंने क्या बताया। तो सबसे पहले जो हमने जो प्रयोग किया है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का, ठीक उसी प्रकार उन्होंने देखा कि ये जो S3 वाला जो प्रभेद था, S3 जो प्रभेद था और R2 जो प्रभेद था वो अनुग्र था। ये S3 का जो प्रभेद था वो रोगकारी था। तो उसके बाद में इसको जैसे ही इसको इंजेक्ट किया, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, और ये चूहे के अंदर इंजेक्ट करने के पश्चात ये क्या हो गया, डेड हो गई थी इस चूहे की। उसके बाद में इस R2 को जब इसके अंदर मिलाया गया, इसको जब मिलाया गया तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि जो R2 वाला जो प्रभेद है वो S3 वाले प्रभेद में स्थानांतरित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि R2 वाला जो स्ट्रेन है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, S3 में। अर्थात R2 वाला जो स्ट्रेन है वो S3 में स्थानांतरित हो गया और इस प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण या स्थानांतरण। तो रूपांतरण व स्थानांतरण प्रक्रिया को समझाने के लिए कौन से 3 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है, वो 3 जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे, एवरी, मैक्लियड और मैककार्टी। अर्थात इन तीनों वैज्ञानिकों ने, एवरी, मैक्लियड और मैककार्टी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया और उन्होंने बताया
कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आसानी से स्थानांतरित हो सकता है। और यह जो डीएनए है वो सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकता है। तो इस प्रकार आज जो हमने जो पढ़ा है फ्रेडरिक ग्रिप्त का नियम है, उसके द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। और डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम आनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हैं, प्रोटीन को नहीं। क्योंकि डीएनए की बात करें तो कई वैज्ञानिकों ने, जैसे वाटसन और क्रिक का भी द्विकुंडलित मॉडल के द्वारा उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास में हमने जो अध्ययन किया है वो फ्रेडरिक ग्रिप्त का नियम। इसके अलावा यदि हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अंतर्गत, हम देखेंगे कि आगे जो अगली जो कालांश चलेगी उस कालांश में भी हम देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम उसके बाद में ये जो डीएनए का जो प्रयोग हो गया उसके बाद में हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, हम बात करेंगे तो बायो जो टेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी में हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हमारे मानव दैनिक जीवन में काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर को क्या बोलते हैं? पादप ऊतक संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों के छोटे छोटे भागों को संवर्धित करके, कल्चर करके और नए पादपों की जो उत्पत्ति की जाती है वह होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के बाद में जो हम बात करेंगे उसमें हम जैसे सिंथेटिक सीड, सिंथेटिक सीड अर्थात संश्लिष्ट बीज। संश्लिष्ट बीज में भी हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो बीज हैं उनको जिलेटिन पदार्थ के द्वारा चारों तरफ एक रसायन के द्वारा उसको लेपित किया जाता है और ये जो बीज होता है वो कई वर्षों तक या कई महीनों तक ये खराब नहीं होता है। उस बीज को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक सीड। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरे नंबर पर हम देखेंगे एमएस मीडिया। एमएस मीडिया, एमएस मीडिया, एमएस का मतलब क्या होता है? मूरा सुगे और एस का मतलब होता है स्कुग। कहने का मतलब ये है कि दो वैज्ञानिक थे, मूरा सुगे और स्कुग। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक संवर्धन का निर्माण किया। उस संवर्धन को क्या नाम दिया? एमएस मीडिया। इस एमएस मीडिया के अंदर जैसे विभिन्न प्रकार के नेचुरल जो पदार्थ होते हैं, नेचुरल जो पदार्थ होते हैं उसके अंतर्गत जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, पोटेशियम है, कई प्रकार के जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, ऐसे कई प्रकार के जो पदार्थ हैं वो इसके अंदर एमएस मीडिया के अंदर मिले हुए होते हैं। उसके बाद में हम बात करें चौथे नंबर पर सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत कोई भी पादप का कोई भी एक पार्ट ले लें, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो या पुष्प हो, उसका कोई भी एक पार्ट लेकर के हम उसके द्वारा एमएस मीडिया के अंतर्गत या किसी भी प्रकार के मीडिया के अंतर्गत अनेक पादपों को निर्मित करना या उनकी उत्पत्ति करना, वो क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपोगेशन अर्थात सूक्ष्म
प्रवर्धन कहलाता है। उसके बाद में हम जो लास्ट जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, उसमें हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अर्थात पुनर्योजी जो डीएनए है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्योजी डीएनए क्या होता है? कोई भी जो विदेशी जो डीएनए है उसको एक देसी डीएनए के साथ में मिला करके और एक दूसरे जीव के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो उस डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा ही आजकल आपने देखा होगा कि बीटी कपास, बैसिलस यूरेजिएंसिस जो कीट होता है उसके द्वारा जिससे जो बीटी कपास जो तैयार की जा रही है वर्तमान समय में उसमें किसी भी प्रकार के जो रोग नहीं लगते हैं। इसके अलावा फ्लेवर सेवर है जो एक प्रकार का जो टमाटर आ रहा है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो विभिन्न जो गोल्ड राइस, जो गोल्डन राइस, सुनहरा जो चावल आ रहा है, इसमें मार्केट में सुनहरा जो चावल बिक रहा है वो भी, उसमें भी प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण, इसके अलावा जो गन्ना है उसमें भी रिकॉम्बिनेट करके तैयार किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम रिकॉम्बिनेट डीएनए के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एक लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है जो पराजीनी, जिनको हम पादप बोलते हैं, पराजीनी पादप। पराजीनी जो पादप होते हैं वह ऐसा पादप होता है जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी जो बीमारियां हैं या अत्यधिक जो अपने को जो दवाइयां देनी पड़ती है वो दवाइयां नहीं देनी पड़ती, तो ट्रांसप्रेशन जो करके जिस पादप को उत्पादित किया जाता है उसको पराजीनी पादप कहते हैं। पराजीनी पादपों में यदि हम बात करें तो बहुत से पादप अभी उगाए जा रहे हैं। यदि हम देखें तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जो लगभग 10 या 15 साल में फल या फलन की जो प्रक्रिया होती है, पुष्प फलन की, वो करते हैं। जबकि इन पादपों को यदि परिमार्जित करके और शुद्ध करके यदि इसको रोपित किया जाए तो लगभग 1 या 2 साल के अंदर ये फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर और बायोटेक्नोलॉजी जो पेपर है उसके अंतर्गत हम इन विभिन्न प्रकार के जो हमने अभी आज जो टॉपिक्स बताए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।